आज के इस लेक्चर में पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज आज हम लोग का लास्ट चैप्टर रहने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, कि किस तरह से पार्लियामेंट एक तरह से फॉर्म हुआ, किस तरह से जो आज हम पार्लियामेंट देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनना जो स्टार्ट हुआ उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। यानी कि जो हमारे डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ना है। इसके अलावा इसी लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, लेकिन वो इस लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा रहने वाला। मेन दिस लेक्चर इज अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये पार्लियामेंट नाम का इंस्टीट्यूशन बहुत पहले से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए थे विच फर्दर लेड टू दी एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रही बात कुछ एक्ट्स की, तो कुछ एक्ट्स से आप पहले ही अवगत होंगे, जैसे कि हो रही है। आज इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटी को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज आज हम लोग का लास्ट चैप्टर रहने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, कि किस तरह से पार्लियामेंट एक तरह से फॉर्म हुआ, किस तरह से जो आज हम पार्लियामेंट देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनना जो स्टार्ट हुआ उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। यानी कि जो हमारे डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ना है। इसके अलावा इसी लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, लेकिन वो इस लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा रहने वाला। मेन दिस लेक्चर इज अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये पार्लियामेंट नाम का इंस्टीट्यूशन बहुत पहले से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए थे विच फर्दर लेड टू दी एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रही बात कुछ एक्ट्स की, तो कुछ एक्ट्स से आप पहले ही अवगत होंगे, जैसे कि 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, बिकॉज ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उनको विस्तार में, इतना भी ज़्यादा विस्तार में नहीं, बिकॉज है क्या ना, ये चैप्टर अगर आप बहुत ज़्यादा इसको विस्तार में पढ़ने गए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। फिर ये है कि मतलब इसमें या तो ये है कि ऊपर से टच करके निकल आओ जितना आपके एसएससी एग्जाम है और फिर इस लेवल के जितने भी एग्जाम है आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप घुसे, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा घुस के काम नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा और बहुत रिपीटेडली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब आपकी चीज़ें दिमाग में चीज़ें सेटल डाउन होंगी, कंपार्टमेंटलाइज होंगी। क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे बिकॉज तुरंत सारी चीज़ें एकदम से आपको याद नहीं हो जाएंगी, इसीलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, खासकर इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाला नहीं है, समझने वाला है पार्ट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा इसमें क्रोनोलॉजी समझने वाली चीज़ें हैं, तो क्रोनोलॉजी आप समझिए अमित शाह का नाम लेते हुए, और फिर उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग करेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग भी यहाँ पे CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल मैंने क्लास शेड्यूल कर दी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, आप लोगों का बहुत आ रहा था, ठीक है। रेलवे की तैयारी बंद करवा दो सर, हमने कब करवाई? जो मतलब अच्छा बाकी लोगों से क्यों, क्या हो गया भाई? रेलवे में ALP की वैकेंसी का गुस्सा है क्या? कम आई वैकेंसी। तो यहाँ पे CSIR SO के जितने भी स्टूडेंट हैं, कल हम लोग शाम को 5 बजे यानी संडे 5 बजे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं। हमें पता है कि इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि आपका आई थिंक इकोनॉमिक्स भी उसी में ही और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी उसी में ही है। तो फिर ये है कि हाँ 12 से 13 नंबर का आप समझ सकते हैं रफली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और क्योंकि आप में से बहुत लोग मतलब बहुत ही कम ही लोग मतलब वही पढ़ते हैं जो या तो UPSC वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो वही पढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और वही जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। तो कंसिडरिंग दैट, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मतलब जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी वो सारी चीज़ें मैं कल के लेक्चर में करवा दूंगा, सो दैट आपका जो एक आसान सा क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटे, और वहाँ पे हम लोग UPSC के PYQs भी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है, वो खासकर हम वहाँ पे सीखने वाले हैं। कैसे हम पढ़ेंगे कि ऑल ऑफ दीज आपको मार्क करना है, वो सारी चीज़ें कल के लेक्चर में देखेंगे। वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो CSIR है, सिर्फ उन्हीं के लिए तो नहीं बोलूँगा, हाँ बाकी SSC वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग से सच कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी SSC पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड ही है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी SSC का इतना पार्ट है, ठीक है, तो मैं इतना आपको करवा दूंगा, आपका आराम से SSC वाला भी वहाँ पे पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो SSC वाले हैं वो भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग से नहीं कराऊंगा, उसी में हो जाएगा, क्योंकि उतना अलग से करवाने के लिए उसमें चीज़ें हैं नहीं, करवाने को तो करवा सकता हूँ, चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन
आपके उतना आउटपुट निकाल के नहीं देंगे आपके एग्जाम के लिए, और जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैं उसी पर्टिकुलर लेक्चर में करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई बातें। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो है रिलायंस, ठीक है। अब मुकेश अंबानी को लगा, ठीक है, कि चलो बाहर भी ट्रेड करते हैं, मतलब इन द सेंस कि किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। उन्होंने चुना बुर्किना फासो को, ठीक है। उन्होंने चुना किस कंट्री को? बुर्किना फासो को चुना। जब इन्होंने चुना बुर्किना फासो को, तो इनको लगा, क्योंकि मुकेश अंबानी को मोनोपोली से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मोनोपोली होती क्या है। मतलब कि एक अधिकार, यानी कि सिर्फ आप ही वहाँ पे, आप ही का शासन एक तरह से चला। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हाँ प्योरली मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जियो है, एयरटेल है, इक्का दुक्का और होंगे, ठीक है। नहीं तो जियो एयरटेल ही बचे हैं, और एयरटेल भी सोचो ना रहे, और इक्का दुक्का जो वो भी ना रहे, VI करके वो भी ना रहे, तो जियो के क्या हो गया? मोनोपोली होगी। जब मोनोपोली होगी तो क्या होता है? फिर वो जो भी आपसे चार्ज मांगेगा आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। जियो के कितने सस्ते पहले प्लान्स आते थे, बट अभी देखो धीरे धीरे बढ़ने लगे। सेम सबके साथ वही है। तो वो होता है मोनोपोली का फायदा किसी कंपनी को, लेकिन लोगों को इसका फायदा नहीं होता है। तो कंपनी जब भी कोई ट्रेड करना चाहती है तो उसका यही विजन होता है, यही उसका मतलब एक बोल सकते हैं कि चाहत होती है कि उसकी भी उस मार्केट में मोनोपोली रहे। तो अब मान लेते हैं मुकेश अंबानी जो है मोनोपोली क्रिएट करने में एकदम माहिर है। तो इन्होंने मोदी जी के पास गए, दोस्त तो ही अच्छे, तो मोदी जी से बोला कि यहाँ पे हमें ट्रेडिंग राइट्स दे दीजिए। ट्रेडिंग राइट्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ हम ही ट्रेड कर सकें और कोई ट्रेड ना कर सके बुर्किना फासो के साथ। मोदी जी इनको ट्रेडिंग राइट्स दे दिए। इनकी कंपनी गई रिलायंस वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब धीरे 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 व्यापार करती गई, और पहले मान लो एक पार्ट में किया, फिर दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में, और इस तरह धीरे 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 इतना एक्सपैंड कर लिया कि पूरी कंट्री में ये मुकेश अंबानी फिर रिलायंस जो कंपनी है उसका ट्रेड होने लगा। और ना सिर्फ ट्रेड होने लगा बल्कि पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। समझ आप? मतलब एक कंपनी जो ट्रेड करने के लिए गई थी सिर्फ कुछ चीजों के लिए, वो अब पूरी तरह से कंट्रोल करने लगी उस कंट्री को, उस पर पूरा राज चलने लगा है। बस यहीं पे आप एनालॉजी ड्रॉ करिए, किसकी? यहीं पे आपको एनालॉजी ड्रॉ करना है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और अदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे फ्रेंच की भी आई, डच की भी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, लेकिन ये है ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम सिनोनिमसली इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोल देते हैं, ब्रिटिश नहीं लगाते हैं इसलिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स नहीं हमें 200 साल तक रूल किया। हमने देखा था हिस्ट्री में किस तरह से इन्होंने डच को, पोर्चुगीज को किस तरह से इन्होंने रिमूव किया था, हटाया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कुछ लोगों ने बनाया इस कंपनी को। एंड देन ये गए उस टाइम की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन। ये जो क्वीन एलिजाबेथ वन है, क्वीन एलिजाबेथ वन से इन्होंने लिए ट्रेडिंग राइट्स इन द ईयर 1600, और इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। थोड़ा सा मतलब ब्राइबरी वगैरह इन्होंने दी, ठीक है, पैसा भी खिलाना पड़ेगा वैसे बात, अगर आपको सिर्फ आपको ही ट्रेडिंग राइट्स चाहिए। तो क्वीन एलिजाबेथ वन, बिकॉज हमें पता है यूनाइटेड किंगडम में हेड ऑफ द स्टेट एक हेरिडेटरी हेड होता है, किंग या क्वीन होता है। तो 1600 में ट्रेडिंग राइट्स सिक्योर कर लिया। देन हमने हिस्ट्री में पढ़ा था किस तरह से 1608 में आता है कौन? विलियम हॉकिंस। ये हमने पढ़ रखा है हिस्ट्री में। तो विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आता है जरा बताएंगे कमेंट में। देन 1615 में आता है थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। तो विलियम हॉकिंस की अगर बात करें तो हेक्टरशिप लेके आता है जहांगीर के कोर्ट में, और थॉमस रो भी आता है जहांगीर के कोर्ट में। पहले तो मतलब ये ट्रेडिंग राइट्स के लिए आते हैं कि हमें एक फैक्ट्री सेटअप कर लेने दीजिए साहब, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ठीक है, तो विलियम हॉकिंस की अगर बात करें तो इसको दे तो दिए थे जहांगीर ने, लेकिन यहाँ पे पोर्चुगीज रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज यहाँ पे हमें यहाँ पे गुजरात के सूरत में अभी तक जो कंट्रोल था वो पोर्चुगीज का था, ठीक है। तो पोर्चुगीज ने इनको यहाँ से खदेड़ दिया, नहीं सेटअप करने दिया, क्योंकि पोर्चुगीज को ये लगा कि भाई अगर ये करेंगे तो फिर हमारी पोजीशन करते हुए हो जाएगी, और सबको चाहिए था कि सिर्फ हम ही ट्रेड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली हमने देखा था सबसे फर्स्ट फैक्ट्री जिन्होंने सेटअप करी मसूलीपट्टनम, जो इसको मसूलीपट्टनम नहीं एक्चुअली मछलीपट्टनम बोला जाता है, पर ब्रिटिशर मछलीपट्टनम बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम मसूलीपट्टनम कर दिया, मछली करके मसूलीपट्टनम बन गया वो, ठीक है। ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। देन 1615 में आता है थॉमस रो, बट 1612 में एक बैटल होता है, हम लोगों ने सारी चीजें देख रखी हैं, बैटल ऑफ स्वाली। ये सूरत में होता है, इसको बैटल ऑफ सूरत भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ से बैटल ऑफ स्वाली में पोर्चुगीज को इन्होंने हरा दिया ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुली, और पोर्चुगीज को एक तरह से मिनिमाइज कर दिया टू दी सर्टेन पार्ट्स ऑफ लाइक दमन एंड दीव एंड गोवा, बस यहीं पे ये इनको समेट के रहेगा। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया 1498 वास्को डी गामा, एंड द लास्ट टू गो फ्रॉम द इंडिया गोवा, याद करिए 1960, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने 1613 में 1613 में अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करी। ये तो एक तरह से टेम्पररी फैक्ट्री थी, इनके जो विजन था वो वहीं यहीं पे फैक्ट्री सेटअप करने का था, उद्देश्य यहीं का था, बिकॉज यहाँ से ट्रेड करना आसान था, यहाँ से ट्रेड करना यूरोप से आसान था, ठीक है। तो इट वॉज द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड एट 1613 इन सूरत, क्लियर। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर दी। धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि मतलब क्योंकि धीरे धीरे मैंने बताया कि एक्सपेंशन इनका शुरू हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, न जाने कितने कितने वॉर हुए, ठीक है। और सब में धीरे धीरे कंसोलिडेट करते गए, वॉर लड़े और ट्रीटी साइन करवाई, यानी कि जहां जूता मारने की जरूरत थी जूता भी मारा, और जहां सिर झुकाना था वहां सिर भी झुका। सिर तो खैर कहीं नहीं झुकाया, मेन ये था कि हाँ ट्रीटी करके थोड़ा सा चालबाजी करके उन्होंने पूरा टेरिटरी एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर पूरा टेरिटरी उन्हीं के हाथ में है तो सोचिए उस कंपनी को, इस पर्टिकुलर कंपनी जो एक ऐसे देश में राज कर रही है जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था उस समय पे, ठीक है, तो कितना भयंकर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसने ट्रेड किया होगा, कितना यहाँ से लूट मचाई होगी। और जब ये लूट के मैं
मतलब बहुत ही कॉन्शियसली इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, लूट को, क्योंकि उन्होंने लूट करी है, ठीक है। तो लूट करके जब ये अपनी कंट्री में जाते थे, खूब मतलब रिच एंड वेल्दी लाइफ जीते थे वहाँ पे ये लोग, तो ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चली तो जो वहाँ की सरकार में बैठे लोग थे तो उनकी भी आंखें चमकी। लेकिन उनको ये लगा कि इस तरह से अगर ये लूटते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हम इस इंडिया से हाथ खो बैठें, क्योंकि ये लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो टैक्सेस वगैरह भी पे कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो फायदा ही है, ठीक है, वहाँ यहाँ से वेल्थ लेके आ रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो चीज़ें लगी, एक तो अगर ऐसे लूटते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि खो दें क्योंकि विद्रोह है, फिर कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठ के देख ही रही थी वहाँ पे। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना धीरे 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 अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया जाए, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है, इतना भयंकर मुनाफा हो रहा है, ये हमको होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये लगा। तो इसीलिए अब इनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वहां की पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया, एक एक्ट को पास किया। और एक्ट कैसे पास होता है हमने ये देखा था, बिल होता है फिर एक्ट बनता है, मतलब फिर वो उसको एसेंट देनी पड़ती है जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, तो वो वैसे ही ब्रिटेन में भी है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। और अभी हम देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट धीरे धीरे जो एक्ट है उनसे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जहां से कुछ चीजें हुई, जैसे कि इट वॉज दी फर्स्ट स्टेप टू, ये तो मैंने आपको बताई दिया, ये इससे आई थिंक क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो भी आप कर ही देंगे। फर्स्ट स्टेप बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बाई और राइटिंग थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे बने तो थोड़ा मैनेज करना है ना, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो फर्स्ट स्टेप बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ना। और इसने क्या किया, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल का नॉमेनक्लेचर एक तरह से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। मतलब इसका क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा, क्या मतलब सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया? नहीं, सिर्फ नाम नहीं चेंज हुआ। देखिए, 3 गवर्नर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक जो बंगाल में बैठता था, एक जो बॉम्बे में बैठता था और एक जो मद्रास में बैठता था, 3 थे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट से इन्होंने क्या किया कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये गवर्नर ऑफ मद्रास है, इसको बोल दिया से तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाओगे। मतलब कि तुम थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इन दोनों लोगों से, यानी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे से तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी इसको थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई गई, थोड़ा सा पावर्स डिवॉल्व किए गए इन लोगों से, थोड़े से पावर्स लेके एक तरह से बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि अगर तुम लोगों को कोई भी फाइनल चीज करनी है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ के करोगे, जो कि हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में इस चीज को देखा भी था कि किस तरह से यहाँ पे विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस बोल रहा हूँ, ये वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पे अपनी फोर्स भेजी थी। जब उसको ये पता चला कि यहाँ जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे बैठे हुए उन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन कर ली है और ब्रिटिशर्स को डिफीट झेलनी पड़ी है, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया वॉरेन हेस्टिंग ने, यहाँ पे अपनी फोर्स भेजी। तो हमने देखा था किस तरह से बाद में ट्रीटी ऑफ साल 22 से ये खत्म हुआ था, जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो। क्लियर है? तो एक तो ये चीज इसने करी कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो नॉमेनक्लेचर वो चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। इट प्रोवाइडेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, प्रोवाइडेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया जाएगा कैलकाटा में। कहां पे? ये जो फोर्ट विलियम है वहां पे, यहां पे क्या सेटअप किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया जाएगा। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी इन एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी इन एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, यानी कि वो कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रेड से मतलब ये है कि एक तरह से करप्शन बढ़ रहा था विद इन द कंपनी, कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो अपना ही अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एक तरह से करप्शन रोकने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसमें हमें सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी, तो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, प्रोवाइडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, फोर्ट विलियम, इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड। आप समझिए कि ये जो नॉमेनक्लेचर हुआ चेंज गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसमें इस समय कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल? तो इस समय था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पहला वही पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप बोल लीजिए, या फिर इसको लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोल लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि अब गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया वो। तो यानी कि वॉरेन हेस्टिंग बना लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। अब 1784 का जो एक्ट था, इसने क्या क्या किया, तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, एंड दैट वाज इट डिस्टिंग्विश्ड कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, यानी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को इसने अलग कर दिया, यानी जो वाणिज्यिक कार्य हैं और जो राजनीतिक कार्य हैं उन दोनों को अलग कर दिया। कैसे? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता था पैसे से, क्या किस तरह से पॉलिटिकल फंक्शन है कुछ मतलब नहीं था, जैसे चल रही है सो चलने दो।
ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो कॉमर्शियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसको मैनेज कर रहा था अभी तक एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और वो हमने देखा भी था कि किस तरह से इनको सिर्फ पैसे से मतलब था। जब हमने ये चीज़ देखा था कि किस तरह से बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और किसने इसको एंड किया था, जरा बताइए जल्दी से, हु स्टार्टेड इट एंड व्हेन, एंड किसने इसको एंड किया। तो अगर हम बात करें तो इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, वो इसको मैनेज करती थी कॉमर्शियल फंक्शंस को, यानी कि वाणिज्यिक कार्यों को, यानी कि जो पैसे से संबंधित है। पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए कोई बॉडी नहीं थी, बट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने एक नई बॉडी क्रिएट कर दी, एंड दैट वाज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाम का एक नई बॉडी क्रिएट कर दी कि आपको अब पॉलिटिकल फंक्शंस, राजनीतिक कार्य को मैनेज करना है। डुअल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1765 में, जो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है वहां पे, और इसको क्रेडिट को किसको दिया जाता है इसको स्टार्ट करने के लिए, रॉबर्ट क्लाइव। इसको एंड किया जाता है इन द ईयर 1772 बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग ने इसका अंत किया डुअल गवर्नमेंट का। तो हमने देखा था डुअल गवर्नमेंट में ये है कि भाई जो दीवानी राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के पास रखे, यानी कि रेवेन्यू राइट्स, और जो निजामत वाले फंक्शंस हैं यानी कि पुलिस फंक्शंस वो दे दिए नवाब को। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में ये चीज़ बस हमें ध्यान रखनी, सिर्फ एक ही चीज़ है। वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन टेरिटरी को मतलब ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का मतलब है कि ब्रिटेन क्या क्या उसके क्या क्या मतलब पोजेशंस है, क्या वो पोजेस कर रहा है इंडिया में, क्या क्या चीज़ उसकी है इंडिया में, मतलब इंडिया में उसकी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाम की एक नई संस्था को क्रिएट किया गया। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1813। इसने क्या किया 1813 के एक्ट ने, सबसे पहले काम तो इसने ये किया, बोला कि 1,00,000 रुपए को सेट असाइड किया जाएगा टू बी, एंड दैट विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। इस 1,00,000 रुपए को वहाँ की शिक्षा में, नहीं भारत की शिक्षा में खर्च किया जाएगा। यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजने की बात कही गई, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की बात कही गई, एंड ध्यान रखना इट एंडेड दी कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसने वाणिज्यिक जो एक तरह से फंक्शंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट एंडेड दी कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई कंपनी का फंक्शन ही यही होता है कि कॉमर्शियल फंक्शन करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही इसीलिए थे इंडिया में ताकि वो कॉमर्शियल फंक्शन करे, लेकिन कॉमर्शियल फंक्शन ही उससे छीन लिया गया। तो कॉमर्शियल फंक्शन पूरी तरह से नहीं छीने गए, दो एक्सेप्शन थे यहाँ पे, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, यानी कि आप चाय पत्ती में ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, बाकी आपके सारे कॉमर्शियल फंक्शंस पूरी तरह से खत्म। और 1833 का जो एक्ट था इट कंप्लीटली एंडेड, ये जो दो एक्सेप्शंस थे इनको भी खत्म कर दिया, यानी कि इन थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट पूरे कॉमर्शियल फंक्शंस खत्म हो गए, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि पूरी तरह से ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि पूरी तरह से प्रशासनिक संस्था ये बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉमर्शियल फंक्शन सारे खत्म इसके, समझ रहे हैं आप। ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना एक्सेप्शंस थे वो भी खत्म हो गए 1833 के पर्टिकुलर एक्ट से। 1833 का जो एक्ट था इसने गवर्नर ऑफ, जो हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज करके क्या कर दिया, इसने कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसने अब पूरी तरह से इट मेड दिस गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अभी तक। क्यों? क्योंकि अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया, यानी कि इनके पास अब लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं बचे, छोड़े इनके पास। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि ये लोग अपने लिए लॉ भी नहीं बना सकते अलग से, पहले इनको अलग से लॉ बनाना था अपने लिए, इनको अलग से और इनको अलग से, लेकिन अब इन दोनों के लिए भी लॉ कौन बनाएगा, ये जो बैठा हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है अभी, ये बनाएगा। यानी कि मैं लिख तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। क्लियर? ये चीज क्लियर है, और ये तो मैंने बताई दिया कि प्योरली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसने कमर्शियल फंक्शंस को खत्म कर दिया। अब आते हैं 1853 का जो एक्ट है उस पर। 1853 के एक्ट में भी ध्यान रखना है कि इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन, या फिर ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, बस ठीक है, या फिर चलो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं काइंड ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसमें कोविनेंटेड और नॉन कोविनेंटेड हुआ करती थी, बट आपको उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट ध्यान रखना कि वो इसने ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज आपके लिए उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसने क्या किया, इट सेपरेटेड, इसने अलग अलग कर दिया था, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इसने अलग अलग कर दिया। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस किसके? ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल। और एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया आई थिंक आपको, यहाँ पे दैट वाज कि इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था कौन, तो ही वाज विलियम बेंटिक। इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो विलियम बेंटिक था, एंड दैट इज वाई विलियम बेंटिक बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना बिकॉज उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यही था, और उस नॉमेनक्लेचर को चेंज करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, इसलिए बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज, ये देख लिया। सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक देखिए, पार्लियामेंट, मैंने आपको पढ़ा था चैप्टर, पार्लियामेंट एक तरह से क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने को दूं एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का? तो इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा। ये जो अंदर वाला ये आपका सर्कल है एग्जीक्यूटिव को दिखा रहा है, कार्यपालिका को, और लेजिस्लेचर जो बड़ा वाला ब्रैकेट है लेजिस्लेचर ने विधायिका को दिखा रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज अ सब पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये चीजें एक्चुअली में यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुई। कैसे? अभी गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे मान लो प्रधानमंत्री हैं और उनके पास कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये हो गई इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी कोई लेजिस्लेचर है ही नहीं, ऐसे समझ लो। अब इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या बोला, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया कि अभी एग्जीक्यूटिव तो है ही है, प्लस इसने 6 न्यू मेंबर्स बोले कि 6 नए सदस्य और जोड़ेंगे, 6 न्यू मेंबर्स। कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि 6 नए मेंबर्स के एडिशन की बात कही इसने। किसमें? जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी कि अब एक कोर बॉडी है प्लस 6 और मेंबर्स है, यानी कि एक तरह से अब लेजिस्लेचर बन चुका है ये। समझ में आई आपको बात? यानी कि अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेने हैं सारी चीजें, तो वो ये लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको, लेकिन लॉ बनाने में इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यानी कि एक तरह से लेजिस्लेचर अब क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए कैसे भी मिनी एग्जीक्यूटिव था, वो मिनी पार्लियामेंट बना धीरे धीरे, और अब ये कैसे बड़ा होगा। तो 1853 का एक्ट था। अब जो अगला वाला एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि इसके एक साल पहले हुआ है 1857 रिवोल्ट, जिसको कि हमने हिस्ट्री में बहुत ही कायदे से देखा है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे भी सारी चीजें देखी। और वहां पर हमने देखा था कि 1857 रिवोल्ट जो था, इसको हम सीपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मेनली जो सिपाही थे उन्होंने ही विद्रोह किया था, और बहुत सारे इसके रीजन थे कि क्यों ये सिपाही म्यूटिनी हुई थी। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पास किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी इस समय, ब्रिटेन में जो रानी थी शी वॉज क्वीन विक्टोरिया, और वहां पे इस एक्ट को लाया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट दैट इट एंडेड द, or it abolished the East India Company. It ended all the functions of East India Company, all the functions of East India Company in India. पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, बोला कि बोरिया बिस्तर पैक करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि एक तरह से समझ गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैंने आपको इंटेंशंस बताया था कि 1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके दो इंटेंशंस थे। एक तो ये लोग इतना ना लूटे और ये करप्शन इतना ना कर लें कि वहाँ पे एकदम से ही हमें वो इंडिया जो हमारी कॉलोनी है उसको खोना पड़ जाए, ठीक है। और जब इन्हें ये बात चीज रियलाइज हुई कि देखो 1857 का जो रिवोल्ट है, तो इनको क्या मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रीजन मिल गया कि तुम्हारे खिलाफ ये क्रांति हुई, तो इसलिए तुम वापस आ जाओ, अब हम यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रूल करेगी। तो इट एंडेड ऑल द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ध्यान रखना क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इस समय थी, तो इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या हुआ इस एक्ट से? इस एक्ट से ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका नॉमेनक्लेचर बस चेंज किया गया, और इसको अब से बोला जाएगा वॉइसरॉय। और 1858 में कौन था वॉइसरॉय, आप बताना चाहें तो? क्योंकि हमने देखा था कि 1857 का जब रिवोल्ट था तो हुआ था, तो कौन था? तो ये था आपका कैनिंग, ठीक है, ये कैनिंग था। तो पहला वॉइसरॉय कौन बना? कैनिंग। और क्या इसने किया, इसने एक इंपॉर्टेंट ऑफिस क्रिएट किया, दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये कौन था? ये ब्रिटेन के ही पार्लियामेंट का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट का एक मेंबर है, यानी कि वहीं के पार्लियामेंट का एक मेंबर है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा क्या? ये वहां पे बैठ के नहीं, ब्रिटेन में ही बैठ के इंडियन अफेयर्स के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा कि इंडिया में कैसे हो रही हैं, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी वाला, वैसे, ठीक है। तो आप वैसे समझ सकते हो कि मान लो अभी जो हमारी कैबिनेट है इसमें हम मान लेते हैं कि किसी को, मान लेते हैं जयशंकर जी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर बना देते हैं, तो मतलब वो पूरी तरह से आंसरेबल होंगे, पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे इंडिया में कैसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। तो इस तरह से, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो सारी तरह से पूरी तरह से इंडियन अफेयर्स के लिए मतलब इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए इसको एक 15 मेंबर की काउंसिल दी जाएगी, 15 मेंबर्ड काउंसिल प्रोवाइड करी जाएगी, जो इसको क्या करेंगे, इसको असिस्ट करने का काम करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको असिस्ट करने का काम किसका रहेगा? 15 मेंबर की जो काउंसिल है उसको, ठीक है। एंड इसने क्या किया, इसने जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है, मतलब जो आर्मी है, कैसे बोल सकते हैं ब्रिटिश आर्मी, तो बोलना सही रहेगा, तो जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें नंबर ऑफ इंडियंस को कम कर दिया, बिकॉज उसने देखा था कि अगर इंडियंस बहुत ज्यादा रहेंगे आर्मी में तो फिर सीपॉय म्यूटिनी की तरह फिर से कोई घटना ना हो जाए, ठीक है। और इसने क्या किया, और इसने तरह से जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, जो हमने देखा था, कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चल रहा था, पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एक नया बॉडी क्रिएट किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको भी पूरी तरह से यहां से खत्म किया गया। तो कितनी चीजें याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम बोलेंगे वॉइसरॉय, पहला कैनिंग बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया, 15 मेंबर की काउंसिल इसको असिस्ट करेगी, और डुअल गवर्नमेंट को यहां से हटाया गया। तो 1858 का जो एक्ट है वो काफी मायनों में इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ ले, फिर हम बढ़ते हैं जो हमारे फर्दर एक्ट्स हैं उनके।
हाँ हाँ, सेक्रेटरी की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग थोड़ा देख लो यार। सेक्रेटरी, ठीक है अभी, ठीक है स्पेलिंग। डुअल गवर्नमेंट अनुराग शर्मा इन दी सेंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। 1784 का बता दो एक बार। 1784 में बस एक चीज़ हमें पढ़नी है कि पहले कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक संस्था होती थी जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे, एंड उसके बाद हमने एक पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्रिएट कर दिया, ताकि पॉलिटिकल फंक्शंस को भी मैनेज करने के लिए एक अलग से संस्था होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर? ओके। तो अभी आते हैं, अब जो भी एक्ट आया अब उनको बोला गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो सबसे पहले अब आया, मतलब 1858 के बाद अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1861 में। तो सबसे पहले तो इसने ये काम किया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण शुरू किया। व्हाट इज दिस डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? तो हमने भी देखा किस तरह से जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर ऑफ मद्रास था, इससे पावर लेके जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसके पास पावर शिफ्ट कर दी गई थी। इनको इनके लेजिस्लेटिव पावर से भी मतलब डिवॉल्व कर दिया गया था, कि छीन ली गई थी इनसे जो पावर्स हैं। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ये फिर से इनको पावर्स दिए जाने लगी जो इनसे पावर छीनी गई थी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन भी एक कहीं ना कहीं रीजन था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें। और इसने क्या किया? इसने ध्यान रखना सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? तो जो आप अभी देखते हैं कि भाई कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, होम अफेयर्स के मिनिस्टर अमित शाह हैं, तो ये सब क्या हैं चीज़ें? ये है पोर्टफोलियो, कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन होल्ड कर रहा है, नहीं कौन सी रैंक कौन होल्ड कर रहा है। समझ रहे हैं आपकी? भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? तो निर्मला सीतारमण जी के हाथ में। तो ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो इसकी शुरुआत 1861 में ही हुई थी। And it empowered the viceroy to issue ordinance, empowered the viceroy to issue ordinance, यानी कि अब जो वाइसरॉय है वो अध्यादेश इशू कर सकता है, जारी कर सकता है। ये पावर दी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और भी बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन ये तीन ही आपको याद रखने हैं जिनसे आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, एंड दैट इज इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज रिफॉर्म्स तो ये नाम के ही थे। मॉर्ले मिंटो क्यों जानते हैं? क्योंकि मॉर्ले उस समय इंडिया का सेक्रेटरी हुआ करता था। अभी मैंने बताया था सेक्रेटरी कौन होता है, और मिंटो कौन होता था? मिंटो उस समय का इंडिया का वॉइसरॉय हुआ करता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इन दी सेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे तो काफ़ी खराब चीज़ थी, दैट वॉज इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा सबसे पहले इसी ने चालू की। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए फॉर मुस्लिम्स। व्हाट आर दीज सेपरेट इलेक्टोरेट्स? इनको हिंदी में बोलते हैं पृथक निर्वाचन। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप अभी सुनते हो कि भाई दलित सीट आई है, महिला सीट आई है, तो दलित सीट आई इसका मतलब क्या है कि इस सीट पे दलित ही खड़ा हो सकता है, जनरल कैटेगरी का नहीं खड़ा हो सकता, फिर ओबीसी का नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या वोट देने से मना किया जाता है क्या लोगों को? वोट तो जनरल कैटेगरी भी कर सकता है, ओबीसी का भी कर सकता है, एससी का भी कर सकता है, एसटी का भी, हर कोई कर सकता है वोट। लेकिन हाँ, खड़ा सिर्फ मतलब एक इन दी सेंस कि उस चुनाव में उसको लड़ सकता है कौन? वो जो दलित सीट आई है, तो फिर दलित वर्ग का कोई लड़ सकता है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि जैसे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, दैट मीन कि मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है और उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, यानी वोटिंग में हिंदू या फिर अदर कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक तरह से हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का। बिकॉज आप सोचिए अभी 1905 में हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो ये पहले ही अपनी मंशा को दिखा चुके थे। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ कम्युनलिज्म या फिर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं, कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है मिंटो को। और इसने क्या किया? इसने बोला कि एक इंडियन, वन इंडियन टू बी इन दी वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वन इंडियन टू बी इन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और 1853 का जो एक्ट आया था उसने 6 और नए मेंबर्स को प्रोवाइड किया था और उसको एक मिनी पार्लियामेंट बना दिया था, एक लेजिस्लेचर बना दिया था। तो एक अब ये जो वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कोई इंडियन नहीं होता था, तो अब ये बोला गया कि अब एक इंडियन होगा। और पहले इंडियन हमारे बने, फर्स्ट इंडियन टू बी इन द वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर, नहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे जरा बताइए जल्दी से? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन दी वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो। क्लियर? एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, देखो सेंटर हुआ करता था एक और काफ़ी सारी प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो जो सेंटर का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल,
यहाँ पे मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60, 16 से 60 मेंबर्स कर दिया गया। ये तो अब बिल्कुल ही नहीं भूल सकते। जो पहला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ने कि मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर की अगर बात करें तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने वाले पहले इंडियन थे वो। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। इसको हम बोलते हैं मॉन्टैग चिलफोर्ड रिफॉर्म्स। अब किस लिए बोलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अभी मैंने पीछे बताया कि मॉर्ले मिंटो, क्यों मॉर्ले मिंटो बोलते थे, बिकॉज मॉर्ले सेक्रेटरी था और मिंटो वॉइस रहा था। उसी तरह मॉन्टैग जो है ये उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था और चिल्सफोर्ड जो है ये हुआ करता था वॉइस रहा। तो इसलिए मॉन्टैग्यू चिल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसने क्या किया? सबसे पहला काम तो यह है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस ही किया था सिर्फ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ने, उसको इसने एक्सटेंड किया। यानी कि एक्सटेंडेड, यानी जो अदर कम्युनिटीज हैं, बाकी कम्युनिटीज है, उसमें भी इसने एक्सटेंड किया। एक्सटेंडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इन सब में भी क्या किया? एक्सटेंड किया। यानी कि अगर एंग्लो इंडियन खड़ा हुआ तो सिर्फ एंग्लो इंडियन वोट कर सकते हैं, क्रिश्चियन खड़ा हुआ तो सिर्फ क्रिश्चियन वोट कर सकते हैं। तो इस तरह से पृथक निर्वाचन वाली प्रथा को और इसने आगे बढ़ाया। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। अब डायरकी का मतलब क्या होता है? तो डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन। इसका मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन ये होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी में अभी पढ़ा है कि 7th लिस्ट में यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ यूनियन यानी कि सेंट्रल लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट उस पर सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों समवर्ती सूची में, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने क्रिएट कर दिया तो उसका वहां पे मान्य होगा। ठीक। और रही बात रेजिडुअरी पावर, भी हमने देखे थे। रेजिडुअरी पावर अगर अभी हम देखें किसके पास है रेजिडुअरी पावर? सेंटर के पास। और अभी हमने पीछे देखे कि जो 1861 का जो एक्ट था उसने, अभी वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखाई ना, चलो अभी आगे देखेंगे वो हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा तो वहां पे देखेंगे इस चीज को। तो 7th शेड्यूल में ये सारी चीजें थी। तो उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पे सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में जो कि जिसमें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, और प्रोविंशियल वाले में जिसमें कि अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, उस पर प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर हैं वो लॉ बनाएंगे। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट में वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, जिनका लेना देना पूरा देश से है, तो वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। उसी तरह डायरकी में क्या था कि सेंट्रल वाली लिस्ट में, और इन्होंने तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने और खासा ध्यान में रखा था कि भाई सेंट्रल लिस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, प्रोविंसेस के कंट्रोल में ना जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंडियंस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था। लेकिन इसने किया कि इसको डायरकी नहीं बोलते हैं, डायरकी है कि इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि एक को बोला रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित विषय, और दूसरी को बोला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि स्थानांतरित विषय। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोला इनको, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में अंतर यह था कि रिजर्व्ड के लिए जो गवर्नर था वो आंसरेबल नहीं था लेजिस्लेचर को, वो कुछ भी कर सकता है रिजर्व सब्जेक्ट में। और अगेन इन सब्जेक्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट वाले थे उनको रिजर्व में रखा गया, ट्रांसफर्ड के लिए इट वाज आंसरेबल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं थे, अनइंपॉर्टेंट थे, वो रखे गए थे ट्रांसफर्ड वाले में। क्लियर? और इसने क्या किया? एंड द थर्ड थिंग इट डिड वाज इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल ये लेके आया। कहां पे? एट सेंटर, केंद्र में। प्रोविंसेस में, प्रांतों में डायरकी लाया, द्वैध शासन लाया, और सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल लेके आया। किस तरह से? इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको अब क्रिएट किया गया 2, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे अभी राज्यसभा से रिलेट कर सकते हो इसको, इट वाज दी अपर हाउस बोल सकते हैं, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्टेट्स में देखते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ऐसे काउंसिल ऑफ स्टेट क्रिएट किया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया सेंटर पे। क्लियर हो गई चीज? एंड और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, दैट वाज इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, यानी कि जो प्रोविंशियल बजट था, पहले प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट दोनों मर्ज होकर प्रेजेंट करता था जो इंडियन लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था वो करता था, लेकिन अभी उसको सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट को यहाँ पे अलग कर दिया। जरा कमेंट बताइए कि कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है, जरा हमें बताइए जल्दी से। और ये चीज ध्यान रखना कि जो 1892 का एक एक्ट आया था, बीच में आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने सबसे पहले पावर ऑफ डिस्कशन ऑफ बजट दिया था, डिस्कशन ऑफ बजट का सबसे पहले पावर दिया था इस पर्टिकुलर एक्ट ने, 1892 का जो एक्ट था। एंड द लास्ट थिंग इज कि इसने ये बोला था कि 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर एक कमीशन बनाया जाएगा इसकी वर्किंग को देखने के लिए, कि यानी कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, इसने ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में कितना क्या चीज़ें की, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद। और वही कमीशन बाद में बना क्या? साइमन कमीशन, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, यहाँ पे उसको नहीं पढ़ने वाले, बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साइमन कमीशन। बट 10 साल बनना था, बट ये
8 साल बाद ही बन गया। 1919 चल रहा है तो कायदे से 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन ना 1927 में ही बन गया। 8 साल बाद तुरंत जल्दी से बना दिया। और 1928 में ये इंडिया में आया। फिर साइमन गो बैक किनारे लगे। फिर हमने देखा था किस तरह लाला लाजपत राय जी की इसी एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में डेथ भी हुई थी। ठीक है, सबने इसका विरोध किया था। तो वो हमने हिस्ट्री में चीज़ें कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे कुछ पूछा था कि बजट वर्ड कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट मेंशन इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड यानी जो शब्द है वो कहीं पे संविधान में मेंशन ही नहीं है। एक्चुअली में इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल नंबर 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट सेकंड लास्ट एक्ट एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगर आपको ये 1919 का समझ में आ गया तो 1935 का आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? 1935 वाले ने क्या किया? एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। 1919 का क्या किया था? इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, इट एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। डायरकी को खत्म कर दिया प्रांतों से। यानी कि एक तरह से इसने क्या दे दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश कर दी, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दे दी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। 1919 वाले ने क्या किया था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर किया था ना, इसने बाई कैमरल एट प्रोविंशियल कर दिया। मतलब उसका जस्ट उल्टा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन प्रोविंसेस। लेकिन सारी प्रोविंसेस में 11 हुआ करती थी, तो उनमें से 6 में प्रोविंसेस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। क्लियर है चीज कि प्रोविंसेस से मतलब खत्म कर दी। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन सेंटर। इन दोनों को एक साथ रिलेट करके याद करिएगा, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। समझ में आ रही है आपको चीजें? बस क्या हुआ कि मतलब सेंटर से बस इसने बाइकैमरल को नहीं खत्म किया, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का पूरा तख्ता पलट कर दिया कि 1919 वाले ने प्रोविंसेस को डायरेक्ट दी थी, तो यहाँ से उसने हटा के सेंटर को दे दी। इसने सेंटर को बाइकैमरल लेजिस्लेचर दिया था, तो यहाँ से इसने क्या किया? यहाँ पे इसने प्रोविंसेस को बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने इनको मतलब डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की थी, उसने यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी 1935 को। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहाँ पे कई सारी यूनिट्स में बांटा जाएगा, जो प्रोविंसेस होंगी, एक सेंटर होगा, काफ़ी सारे स्टेट्स होंगे। इस तरह से इसने फेडरेशन का एक विजन रखा था, जो कभी साकार नहीं हो पाया, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ध्यान रखना, जो इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। एंड इसने रेजिडुअरी पावर्स को, अवशिष्ट शक्तियों को, रेजिडुअरी पावर्स को वेस्ट किया किस पे? वॉइस रॉय को दे दिया। ये रेजिडुअरी पावर्स हैं क्या? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा जब हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि रेजिडुअरी पावर्स वेस्ट विद सेंटर। पढ़ाया था ना मैंने आपको ये। तो ये चीज़ हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? जरा बताइए जल्दी से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां सेंटर के पास होंगे? अवशिष्ट शक्तियां हैं क्या? वो ऐसे सब्जेक्ट जो ना यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो स्टेट लिस्ट का पार्ट भी नहीं है, जो कॉन्करेंट लिस्ट का भी पार्ट नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो उसको हम रेजिडुअरी पावर बोलते हैं। और वो सेंटर के पास रहता है, वो सेंटर के पास रहता है। और ये हमने किस कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा से हमने लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन दी स्टेट्स, ये सारी चीजें ली हैं। ठीक है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिया है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने ये पावर्स वॉइस रॉय को दी थी। ये चीज ध्यान रखना आपको, जो अभी सेंटर 7th शेड्यूल में ये सारी चीजें थी। तो उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पे सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगा,
देखें तो यूनियन लिस्ट में वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, जिनका लेना देना पूरा देश से है, तो वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। उसी तरह डायरकी में क्या था कि सेंट्रल वाली लिस्ट में, और इन्होंने तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने और खासा ध्यान में रखा था कि भाई सेंट्रल लिस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, प्रोविंसेस के कंट्रोल में ना जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंडियंस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन इसने किया कि इसको डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट है कि इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि एक को बोला रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित विषय, और दूसरी को बोला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि स्थानांतरित विषय। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोला इनको, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में अंतर यह था कि रिजर्व्ड के लिए जो गवर्नर था वो आंसरेबल नहीं था लेजिस्लेचर को, वो कुछ भी कर सकता है रिजर्व सब्जेक्ट में, और अगेन इन सब्जेक्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट वाले थे उनको रिजर्व में रखा गया, ट्रांसफर्ड के लिए इट वाज आंसरेबल, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं थे, अनइंपॉर्टेंट थे, वो रखे गए थे ट्रांसफर्ड वाले में। क्लियर? और इसने क्या किया? And the third thing it did was it introduced bicameral legislature. It introduced bicameral legislature यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल ये लेके आया कहाँ पे? एट सेंटर, केंद्र में। प्रोविंसेस में, प्रांतों में डायरेक्टली लाया, द्वैध शासन लाया, और सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल लेके आया। किस तरह से? इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको अब क्रिएट किया गया